हेलो दोस्तों। मैं शादी के बाद अपने ससुराल आई तो रिश्तेदार औरतों ने मुझे आंगन में बिठा दिया। मेरे सामने ही चारपाई पर मेरा छोटा देवर बेटा मुझे देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। जैसे ही नजर मेरी उस पर पड़ी थी, मुझे यह बात बहुत बुरी लगी थी कि वह टकटकी लगाए मुझे ही क्यों देखे जा रहा है। उस वक्त तो वह 16 साल का था। अच्छा खासा खूबसूरत प्यारा सा लड़का था, लेकिन ऐसी हरकत 20 मिनट तक आस पड़ोस की औरतें और रिश्तेदार औरतें मेरे पास आती रही और मुझे मिठाई खिलाती रही, लेकिन मेरा देवर ना तो उठकर मेरे पास आया, ना मुझसे कोई बात की। बस सामने बैठकर मुझे देखे जा रहा था। 2-4 बार मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैंने उसे खुद को देखते हुए ही पाया था। मैंने दिल में सोचा कि बड़ा ही बेशर्म लड़का है। बड़ी भाभी तो माँ और बड़ी बहन के समान होती है, उसे जरा भी शर्म नहीं। यह कैसे सबके सामने बस मुझे ही देखे जा रहा है। अब मुझे चिंता होने लगी और मुझे अपने देवर पर गुस्सा भी आने लगा था। भाई, सम्मान नाम की भी कोई चीज होती है। मैं उसकी बड़ी भाभी थी और इस नाते उसका हक बनता था कि वह मेरे साथ इज्जत से पेश आए, मुझे सम्मान भरी नजर से देखे। लेकिन वह तो बेशर्मों की तरह मुझे देखे ही जा रहा था। मैं तेज नजरों से उसे घूरने लगी थी, लेकिन मेरे घूरने का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। बड़े ही ढीठ अंदाज में बस मुझे ही देखे जा रहा था और धीरे धीरे मुस्कुराए जा रहा था। मुझे उसके यूं मुस्कुराने पर गुस्सा आने लगा था। खैर, सारी रस्में खत्म हुई और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड बहुत खराब हो चुका था। थोड़ी ही देर बाद मेरे पति रोहित भी मेरे कमरे में आ गए तो मैं बिल्कुल चुपचाप से बैठी हुई थी। वह मेरे पास आकर बैठे तो मैंने उन्हें गुस्से से देखा था। मुझे यूं गुस्से में देखकर रोहित भी हैरान हो गए और कहने लगे, क्या बात है नेहा। फिर वह समझे कि शायद वह काफी देर बाद कमरे में आए हैं, इसीलिए मैं इंतजार करते करते गुस्सा हो गई हूँ और उन्हें इस तरह गुस्सा दिखा रही हूँ। रोहित कहने लगे, मुझे माफ कर दो। असल में मेरे दोस्त आज मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। तुम तो जानती हो, ऐसे मौके पर दोस्तों की शरारतें चरम सीमा पर होती है। खैर, फिर रोहित की तारीफ सुनकर मेरा मूड थोड़ा ठीक हो गया था। मैंने अपने देवर की बात को अपने पति के सामने नहीं दोहराया कि रोहित भी क्या सोचेंगे कि आते ही मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें करना शुरू कर दी। मेरे पति रोहित का एक ही भाई था, वह भी रोहित से छोटा था, जिसका नाम अमित था। माँ बाप जिंदा नहीं थे। घर में रोहित, मैं और मेरा देवर अमित ही होते थे। सुबह जब मेरी आँख खुली तो रोहित कहने लगे, आज का नाश्ता मैं बाजार से ले आता हूँ, लेकिन देखो मेरे घर पर कोई औरत नहीं है जो तुम्हारे नाज नखरे उठाएगी। फिर रोहित कहने लगे कि इसीलिए आज की मेहमान नवाजी तो मैंने निभा दी है, क्योंकि इस घर में तुम्हारी पहली सुबह है, इसीलिए मैं नाश्ता बाहर से लेकर आता हूँ। लेकिन कल से सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। यह तो बात मैं पहले से ही जानती थी, इसीलिए मैंने कोई भी एतराज नहीं किया। मुझे पता था कि मेरे ससुराल में मेरे पति और मेरे देवर के अलावा कोई नहीं है, इसीलिए मैंने इस बात के लिए खुद को पहले से ही तैयार कर लिया था कि शादी के बाद नई नवेली बहू के जो नाज नखरे होते हैं वह मेरे नहीं उठाए जाएंगे। नई नवेली बहू के नाज नखरे तो तभी उठाए जाते हैं जब घर में सास और नंद होती है, लेकिन मेरी तो सास नंद कोई था ही नहीं, तो घर की सारी जिम्मेदारियां शादी के पहले दिन से ही मेरे ऊपर आने थी और मुझे उन्हें हर हाल में निभाना था। इसीलिए मैं रोहित की बात पर कोई भी एतराज नहीं किया। जैसे ही मैंने नाश्ता करने के लिए बाहर आई तो बाहर टेबल पर मेरा देवर अमित भी बैठा हुआ था। मैं उसके सामने बैठ गई। उसने मुझे हेलो किया, फिर मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। जब रोहित टेबल के पास आए तो मेरे बजाय अमित के पास बैठ गए और उसकी प्लेट में खाने पीने की चीजें डालने लगे। यहाँ तक कि रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके भी उसकी प्लेट में रखने लगे। मैं यह सब कुछ सामने बैठी देख रही थी और मुझे हैरत का झटका तो तब लगा जब रोहित ने एक एक टुकड़ा उठाकर सब्जी के साथ अमित को अपने हाथों से खिलाना शुरू कर दिया। यह देखकर मुझे बहुत हैरत हुई थी और इससे ज्यादा हैरत तो मुझे यह हुई कि अमित अभी सामने बैठा मुझे ही लगातार देखे जा रहा था। उसे तो अपने भाई की भी परवाह नहीं थी कि उसका भाई उसके बारे में क्या सोचेगा। और तब तो मुझे रोहित पर भी गुस्सा आने लगा था कि वह तो उसे रोक सकते थे, और फिर यह भी मुझे अजीब लग रहा था कि रोहित उसे खुद क्यों अपने हाथों से खिला रहे हैं। वह कोई छोटा बच्चा तो नहीं था, 16 साल का लड़का था। क्या वह खुद नहीं खा सकता था? मैंने कहा, रोहित, अमित खुद भी तो खा सकता है, आप अपना नाश्ता करें। मेरी बात सुनकर रोहित ने जो बात कही
मेरे होश उड़ के रह गए थे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सच्चाई ये भी हो सकती है। मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी। रोहित कहने लगे, अमित अंधा है, यह देख नहीं सकता। यह सुनना था कि मेरा निवाला हाथ में ही रह गया। मैं बड़ी हैरत से उसे देखा था। अच्छा खासा खूबसूरत लड़का था। उसकी आंखें भी बहुत अच्छी थी, बेहद खूबसूरत। जो उसको एक बार गौर से देखता उसकी आंखों में डूब जाता। मुझे ना जाने क्यों बहुत दुख हुआ और अफसोस भी था कि उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, वह देख नहीं सकता था। और कल से मैं ना जाने दिल में उसे कितना बुरा भला कह चुकी थी। अब मुझे खुद से ही गिल्टी फील होने लगी थी। मैंने कहा, सॉरी अमित, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बारे में ना जाने क्या क्या सोच बैठी थी। मेरी बात सुनकर अमित मुस्कुराया था। कहने लगा, अच्छा भाभी, आप मेरे बारे में क्या सोच रही थी, जरा मैं भी तो सुनूं। अब मैं अमित को क्या बताती कि मैं उसके बारे में कितना गलत सोच रही थी। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी आंखें नहीं है, इसीलिए बस ऐसे ही। मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। रोहित के चेहरे पर दुख के बादल छाने लगे थे। रोहित बताने लगा, अमित बचपन से ही अंधा है। जब अमित का जन्म हुआ था उस समय भी इसकी रोशनी बिल्कुल ना के बराबर थी। हालांकि उस समय डॉक्टर से उम्मीद दिलाई थी कि हो सकता है अमित की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन समय गुजारने के साथ साथ अमित की रोशनी बिल्कुल चली गई। अब वह बिल्कुल अंधा हो चुका है, बिल्कुल भी देख नहीं सकता। इसका बहुत इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से भी कोई फायदा नहीं होगा। रोहित ने बताया कि इसके सारे काम मैं खुद करता हूँ। अपने से पीछे से अमित का ध्यान रखने के लिए मैंने काम वाली भी रखी थी, लेकिन अमित उस औरत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। लेकिन मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं दिन भर अमित का ध्यान नहीं रख सकता था। मैं ऑफिस चला जाता तो वह औरत अमित का ध्यान रखती थी, लेकिन जैसे ही शादी हुई मैंने उस औरत को निकाल दिया। और देखो, अब तुम आ गई हो तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अमित को अपना छोटा भाई समझकर इसके सारे काम किया करना। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे बेहद अफसोस हुआ ये देखकर कि अमित देखने में कितना खूबसूरत है। कितना अच्छा होता कि यह देख भी सकता। मेरी बात पर रोहित की आंखों से आंसू झलक पड़े थे। अमित कहने लगा, भाभी, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं आपको देखता, लेकिन देखे मेरी बदकिस्मती, मेरी एक ही भाभी है और मैं उसे देख भी नहीं सकता। कुछ देर पहले जो मेरे दिल में अमित के लिए नफरत के जज्बात थे, अब वह हमदर्दी में बदल चुके थे। मैंने अपने दिल में इरादा कर लिया था कि मैं अमित की दिल लगाकर सेवा करूंगी। अमित अंधा है तो क्या हुआ, वह अपने काम खुद नहीं कर सकता तो क्या हुआ, मैं उसके सारे काम अपने हाथों से करूंगी। लेकिन मेरे होश उस समय उड़े जब रोहित ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। जब वह अपने काम पर जाने लगे तो मुझसे कहने लगे कि अमित को खाना भी तुम ही अपने हाथों से खिलाओगी और उसके कपड़े पहनने में भी तुम ही मदद करोगी। खाने का तो सुनकर मुझे लगा ठीक है, लेकिन कपड़े, यह सुनकर तो मेरा दिमाग थोड़ा सा चकरा गया था। मैंने कहा, रोहित, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं कैसे उसे कपड़े पहनने में मदद कर सकती हूँ? वह कपड़े खुद भी तो पहन सकता है। रोहित मुझे समझाने लगे, देखो अमित देख नहीं सकता, उसे क्या पता कौन सा कपड़ा सीधा है और कौन सा उल्टा। वो ढंग से खुद से कपड़े नहीं पहन सकता। बचपन से लेकर अब तक मैं ही उसे अपने हाथों से कपड़े पहनाए हैं। अब तुम कम से कम उसकी मदद तो कर ही सकती हो, और छोटे भाइयों की तरह उसे कपड़े पहनने में उसको मदद कर दोगी तो उसमें क्या गलत है? अब मैं ऑफिस के काम संभालूं या अमित को संभालूं? खैर, तुम मैनेज कर लेना। ये कहकर रोहित चले गए। मैं बेहद परेशान थी। अब यह सोच रही थी कि क्या करूं क्या नहीं, कि तभी मुझे अमित के कमरे से अमित की आवाज आई। वह भाभी भाभी कहकर मुझे बुला रहा था। मैं उसके कमरे में गई तो वह पेंट और बनियान पहने खड़ा था। कहने लगा, शर्ट मुझे पकड़ा दे, ना जाने भाई ने कहाँ रख दी है। पूरे बेड पर हाथ मार मार के देख चुका हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शर्ट कहाँ पर पड़ी हुई है। मैंने वह शर्ट उसे पकड़ा दी जो कि सोफे पर पड़ी हुई थी। मैं उसे शर्ट पहनते हुए देख रही थी। उसने शर्ट पहन तो ली थी, लेकिन अब उससे बटन नहीं लग रहे थे। मजबूरन मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा, तुम छोड़ो, मैं तुम्हारे बटन बंद कर देती हूँ। मैं उसकी शर्ट के बटन बंद किया तो वह एकदम से खुश हो गया। कहने लगा, भाभी, मेरे बाल भी बना दे। मैंने ड्रेसिंग टेबल से कंघी लिया और उसके बाल भी बनाने लगी। अमित कहने लगा, भाभी, मुझे अपना हाथ दे। मैंने कहा, वो क्यों? अमित कहने लगा, दे तो सही। मैंने डरते डरते उसे अपना हाथ उसके हाथों में थमा दिया।
मैं सोच रही थी कि वह क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहता है। उसने हाथ अपने दोनों हाथों में लिए और कहने लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। बोला, भाभी मैं आपको देख तो नहीं सकता, लेकिन कम से कम महसूस तो कर सकता हूँ। इसीलिए आपका हाथ पकड़कर मैं आपको महसूस करना चाहता था कि भाभी कैसी होती है। मुझे तो माँ की मोहब्बत भी नसीब नहीं हुई। बहुत छोटा था जब मेरी माँ मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी, और पापा भी 2 साल पहले ही हम दोनों भाइयों को छोड़कर चले गए। जब तक मेरे पापा जिंदा थे तो वही मेरे सारे काम करते थे, लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी रोहित भाई पर आ गई। भाई जब ऑफिस चले जाते तो एक आंटी मेरे पास रहा करती थी, लेकिन वह आंटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब भी मैं उन्हें किसी काम के लिए कहता तो वह डांटती ज्यादा थी, काम कम करती थी। कभी कभी तो मेरे सामने ना जाने कब का बासी पड़ा हुआ खाना रख देती थी। शुरू शुरू में भाई को आंटी की शिकायत लगाई थी, लेकिन भाई भी क्या करते, वह दिन भर घर पर तो नहीं रह सकते ना कि मेरी देखभाल करते। और फिर भाई की मजबूरी को देखते हुए मैंने भाई से उस औरत की शिकायत लगाना बंद कर दी थी। वह जैसा भी मेरे साथ व्यवहार करती मैं सहता रहता था। और शादी के बाद आपने आते ही मेरी जिम्मेदारी संभाल ली। शादी के नए नए दिनों को आपने अच्छे से एंजॉय भी नहीं किया कि मेरी जिम्मेदारी आपके ऊपर एक बोझ की तरह आ पड़ी। अमित बहुत ही उदास शब्दों में बात कर रहा था। मैंने कहा, अमित तुम किसी पर बोझ नहीं हो, और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। तुम बिल्कुल मेरे छोटे भाई के जैसे हो। मैं तुम्हारी दिलो जान से हर काम करूंगी। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम देखना, तुम्हारे भाई से भी ज्यादा अच्छे तरीके से मैं तुम्हारे सारे काम करके दूंगी। और यह बात सच थी। वाकई मेरे दिल में अमित के लिए ऐसे ही जज्बात थे। मेरा दिल अंदर से चाहता था कि मैं अमित के सारे काम करूं, उसे किसी भी चीज की कोई कमी ना होने दूं। मेरा बस चलता तो मैं अमित की आंखें बन जाती। मुझे अमित को देखकर बहुत दुख होता था। अच्छा भला खूबसूरत नौजवान लड़का कैसे दूसरों के ऊपर मोहताज था। अपना खुद का काम खुद से नहीं कर सकता था। उसे नहीं पता था यह दुनिया की खूबसूरती क्या होती है। उसके लिए तो बस हर तरफ अंधेरा ही उसकी जिंदगी में शामिल था। अमित मेरी बात पर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, भाभी आप बहुत ही अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया मेरा देवर अमित, उसकी हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थी। वह मुझसे बहुत ज्यादा करीब होने लगा था। जब देखो मेरे करीब आने की कोशिश करता, हर वक्त मुझसे बात करने की कोशिश करता। अगर मैं किचन में काम करती तो किचन में आकर खड़ा हो जाता और मुझसे ना जाने कहां कहां की बातें करता रहता। मैं अपने कमरे में लेटी आराम कर रही होती तो मेरे कमरे में भी बेधड़क चला आता और मेरे बेड पर बैठकर मुझसे बातें करने लगता। कहता, भाभी मैं बहुत अकेला फील करता हूँ, आपसे बातें करता हूँ तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अपने से बातें कर रहा हूँ। शुरू शुरू में तो मैं भी सोचा चलो अमित जिस काम से खुश है उसे करने दो, लेकिन अब तो अमित मेरे करीब ज्यादा ही होने लगा था। अब तो वह आपसे तुम पर उतर आया था। वह मुझे तुम कहकर बुलाने लगा था। अब वह खुद से मुझे आवाज लगाता कि भाभी मेरे पास आए, मुझे शर्ट पहना दे, मुझसे बटन सही से बंद नहीं होते। कभी कहता तौलिए से मेरे बाल सुखा दे। अपने बाल सुखाने का काम तो वह खुद भी कर सकता था। फिर कहता मेरे बाल भी कंघी कर दे। खाना उसके सामने रखती तो कहता अपने हाथों से खिलाओ। मुझे तो लगा था कि बस एक देवर है और एक पति, मुझे तो घर में कोई काम ही नहीं होगा। लेकिन मैं तो अमित की वजह से घन चक्कर सी बनकर रह गई थी। अभी किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी, तभी वह भाभी भाभी चिल्लाने लग गया। मैं भागकर उसके कमरे में गई। मैं उसके इस तरह अचानक चिल्लाने पर डर गई थी। मैंने बदहवास होते हुए पूछा, अमित क्या हुआ? तुम इतनी तेज मुझे आवाज क्यों लगा रहे थे? तुम ठीक तो हो ना? मुझे इस तरह परेशान देखकर वह तो हंसने लगा। हाथ में मोबाइल पकड़े हुए कहने लगा, मेरे साथ बैठकर यह चुटकुला तो सुने, कितना फनी है। वह देख तो नहीं सकता था लेकिन सुन सकता था, इसीलिए मोबाइल पर किस्से कहानी और चुटकुले सुनना उसका सबसे बड़ा शौक था। मैं कहती हूँ तुम सुन रहे हो ना तो खामोशी से सुनते रहो। मुझे यह बताओ कि मैं बर्तन धोऊं, खाना बनाऊं या फिर मैं तुम्हारे साथ बैठकर यह चुटकुले सुनूं। मैंने बड़े प्यार से डांटा था और एहसास भी दिलाया था कि मुझ पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। वह मेरी बात सुनकर हंसने लगा, कहने लगा मेरे पास बैठे और मेरे साथ चुटकुले सुना करे। तुम मेरे पास बैठी रहती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। काम का क्या है, छोड़ो काम को, काम भी कभी खत्म हुए हैं
मैं कुछ देर के लिए उसके बराबर में बैठ गई। मैंने कहा, अच्छा चलो यह बताओ, अब तुम्हें भूख लगेगी तो क्या खाओगे? मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। कहने लगा, तुम्हारा दिमाग खाऊंगा। यह कहकर वह और भी जोर जोर से हंसने लगा। मैं एकदम से उठकर खड़ी हुई और मैंने कहा, खबरदार, अब जो तुमने मुझे आवाज दी, समझे? बस मुझे किसी जरूरी काम के लिए ही बुलाया करो, बाकी मुझे अपना काम भी करना होता है। अभी खाना भी बनाना है, तुम्हारे भैया भी किसी भी समय आ सकते हैं। आज वह राजमा चावल बनाने के लिए कहकर गए हैं और अभी तक देखो राजमा उबले भी नहीं है। और तुम्हें भी तो राजमा चावल पसंद है ना? और तुम्हें क्या पता है कि यह बनाने में कितना समय लग जाता है, और ऊपर से इतनी गर्मी है, किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। यह कहकर और अमित को समझाकर मैं बाहर चली गई। 3-4 घंटे लग गए थे मुझे किचन समेटते हुए। मैंने खाना बनाया और किचन से बाहर आई तो मेरा दिमाग फिर से खराब हुआ था। पूरा घर गंदा पड़ा हुआ था। घर की सफाई करते करते ख्याल आया कि चलो अमित के कमरे की सफाई कर देती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अमित के कमरे में दाखिल हुई तो वह चीजों को टटोल टटोल कर अपना कमरा खुद ही साफ कर रहा था। उसके हाथ में कपड़ा भी था जिससे वह डस्टिंग कर रहा था। यह देखकर मुझे उस पर प्यार आ गया। मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, अमित तुम ये क्या कर रहे हो? मैं कर देती हूँ। मैं उसके हाथ से कपड़ा लिया, लेकिन अमित कहने लगा, नहीं भाभी, आप थक जाएंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सारे काम भाई ने आपके सर पर डाल दिए हैं। भाभी ऐसा करे कि मुझे बता दिया करे। छोटे मोटे काम जो मैं कर सकता हूँ मैं कर लिया करूँगा। वह बड़ी संजीदगी से और चिंतित शब्दों से कह रहा था। मैंने कहा कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम बैठे रहो, बस मेरा दिमाग मत खाया करो। तुम मुझे बेवजह अपने पास बुलाते रहते हो तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है और मैं घर के काम नहीं निपटा पाती। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठा दिया और मोबाइल उसके हाथ में थमा दिया। मैंने कहा, तुम बस यह वीडियो सुना करो। मैंने उसे एक वीडियो लगा दी जिसमें कुछ कहानी और चुटकुले वगैरह चल रहे थे, लेकिन उसने तो मोबाइल के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया और मुझे अपने पास बिठा लिया। कहने लगा, भाभी यहाँ बैठो, तुम बहुत कर लिया तुमने काम, अब तुम कुछ नहीं करोगी। उसने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैंने कहा, अमित यह क्या हरकत है? मेरा हाथ छोड़ो, शाम हो गई है और मुझे अभी रोटियां भी बनानी है। तुम बताओ, चाय भी बना लेती हूँ, तुम चाय के साथ क्या खाओगे? अमित कहने लगा, कुछ नहीं खाना मुझे, आप मुझे अपने साथ किचन में लेकर चले। बस मुझे बताइए कि चाय कैसे बनाते हैं, मैं कभी कभी आपके लिए चाय बना दिया करूँगा। मैंने कहा, तुम मेरी चिंता छोड़ो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि तुम मेरे लिए चाय बनाओ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जब तुम मुझे चाय बनाकर दोगे। यह कहकर मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और किचन में आ गई। उसके लिए चाय बनाई, कुछ पकोड़े भी बनाए और प्लेट में रखकर मैं अमित को दे दिए। वह चाय पीते हुए पकोड़े खाते हुए मेरी बहुत तारीफ भी कर रहा था। दिन धीरे धीरे यूं ही गुजर रहे थे। अब मुझे अमित के काम करने की आदत सी लग गई थी। अमित भी अब मेरी बात को समझ गया था। वह बिना वजह मुझे अब अपने कमरे में नहीं बुलाया करता था, लेकिन जब उसे कपड़े पहनने होते, बाल कंघी करने होते या कोई जरूरी काम होता तो वह मुझे जरूर आवाज लगाता था और मैं भी उसके सारे काम खुशी खुशी कर दिया करती थी। लेकिन एक दिन जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा के रख दिए। उस दिन मुझे सुबह से ही बुखार था, लेकिन रोहित को मेरी कोई परवाह नहीं थी। बस मुझे बुखार की दवा देकर वह ऑफिस चले गए। कहने लगे कि देखो, तुम बीमार मत पड़ा करो, मेरा सारा घर उलट पुलट कर हो जाता है। फटाफट से बुखार की गोली खा लेना और खाना घर पर ही बनाना। जैसे ही तबीयत ठीक लगे खाना बना लेना। दोपहर को भी मुझे ऑफिस का वह बेमजा खाना खाना पड़ता है और घर आकर मैं बाजार का खाना बिल्कुल नहीं खा सकता। रोहित के सामने तो मैं कह दिया कि ठीक है, मैं खाना बना लूंगी, लेकिन बुखार की दवा खाने के बावजूद भी मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था। शायद मेरे गले में भी इन्फेक्शन हो गया था, क्योंकि गले में बहुत तेज दर्द हो रहा था और बुखार तो कम होने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा था। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, तभी कमरे पर दस्तक हुई और फिर दरवाजा खोलकर अमित मेरे सामने खड़ा था। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर अमित को देखा था। वह अपनी छड़ी की सहायता से चलता हुआ मेरे पास आया। कहने लगा, भाभी आपको क्या हुआ है? आपने अभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं बनाया। देखो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने कहा, अमित मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। मेरे मुंह से बुखार शब्द सुनते ही अमित परेशान हो उठा। वह मेरे करीब आया। कहने लगा,
भाभी आपने दवा क्यों नहीं ली? मैंने कहा, अमित देखो मुझे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा, मैं कैसे तुम्हारा नाश्ता बनाऊंगी? अमित कहने लगा, आपने भी नाश्ता नहीं किया? मैंने कहा कि नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं है कि मैं उठकर नाश्ता बनाऊं। ऐसा करो तुम अपने भैया को फोन कर दो, उनसे कह दो कि जल्दी घर आ जाए। मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा, मैं पहले डॉक्टर के पास जाऊंगी, दवा लेकर आऊंगी और जब कुछ फायदा होगा तब कुछ खाने को बनाऊंगी। तुम ऐसा करो, तब तक फ्रिज में ब्रेड पड़ी है और बटर भी पड़ा है, तुम ब्रेड बटर खा लो। अमित कहने लगा, लेकिन भाभी आपने भी तो कुछ नहीं खाया है, आप क्या खाओगी? मैं आपके लिए भी ब्रेड बटर ले आऊं? मैंने कहा, अमित मेरे गले में दर्द हो रहा है, मैं इस तरह ड्राई चीज नहीं खा सकती, मुझे और भी ज्यादा दर्द होगा। मेरी बात सुनकर अमित कमरे से बाहर चला गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके चिल्लाने की आवाज आने लगी। वह इतनी तेज चीख रहा था कि उसकी चीखों को सुनकर मेरा तो दिल दहल उठा था। अब तक जो मेरे पैरों में जान भी नहीं थी कि मैं उठकर कमरे से बाहर निकलती। अमित की चीखों ने जैसे मेरे अंदर बिजली सी भरती थी। मैं एकदम भागती हुई बाहर आई थी, अपने बुखार की परवाह किए बगैर मैं भागती हुई बाहर आई थी। अमित के चीखने की आवाज किचन से आ रही थी। जब मैं किचन में आई तो मेरे होश उड़ गए थे, उसके कपड़ों में आग लग चुकी थी। मैं जल्दी से आंगन में रस्सी पर टंगे तौलियों को उतारकर फटाफट से अमित के शर्ट पर लगी आग बुझाने लगी, लेकिन उस वक्त तक उसका पेट और बाजू बुरी तरह जल चुका था। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। मैंने कहा, अमित तुम क्या करने गए थे किचन में? अमित रोते हुए कहने लगा, भाभी मैं आपके लिए चाय बनाने गया था, आपने सुबह से नाश्ता नहीं किया था ना, इसीलिए मैंने सोचा मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। वह दर्द के मारे तड़प रहा था और रो भी रहा था। कहने लगा, भाभी मुझे क्या पता था कि आग लग जाएगी। मैं जल्दी से रोहित को फोन किया। अमित तो ऐसे तड़प रहा था कि जैसे उसे यह तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके बाजू और उसके सीने बुरी तरह जल गया था। मैंने उसे सहारा देकर सोफे पर बिठा दिया था, लेकिन उसे किसी भी पल चैन नहीं आ रहा था। जैसे ही रोहित को यह खबर मिली, वह दौड़ता हुआ घर आए। रोहित का पेट और सीना काफी हद तक जल चुका था। रोहित उसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर गए। मैं घर पर ही थी और बेहद परेशान थी कि तभी मुझे रोहित का फोन आया। मैंने फोन उठाया। मैंने पूछा, रोहित अमित अब कैसा है? लेकिन उधर से रोहित के रोने की आवाज आ रही थी। रोहित कह रहा था, अमित का पेट और सीना बुरी तरह से जल गया है। नेहा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि उसका ख्याल रखना, लेकिन तुमने उसका ख्याल क्यों नहीं रखा? उसकी आंखें नहीं थी, वह अंधा था। वह किचन में क्या करने गया था? देखो मेरे भाई को यह क्या हो गया? यह कहकर रोहित बुरी तरह से रोने लगे। अमित की तकलीफ का सोचकर मेरी भी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने कहा, रोहित चिंता मत करो, अमित ठीक हो जाएगा। मुझे बताओ तो सही, आखिर अमित कैसा है? रोहित कहने लगे कि मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, उसकी तकलीफ मुझे देखी नहीं जा रही, वह बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा था। मैंने कहा, रोहित मुझे बुखार था, मुझे क्या मालूम था कि वह कब किचन में चला गया। मैंने उसे नहीं कहा था कि वह किचन में जाए। मैंने तो उसे कहा था कि फ्रिज में ब्रेड बटर पड़ी है, वह खा ले। लेकिन पता नहीं उसके मन में क्या आया कि वह किचन में चाय बनाने चला गया। मेरी आंखों से भी आंसू लगातार बह रहे थे। रोहित ने कहा कि मैं जब तक अमित की तबीयत ठीक नहीं हो जाती हॉस्पिटल में ही रहूंगा, तुम मेरा इंतजार मत करना। मैंने कहा, ठीक है। मुझे लगा कि सुबह तक अमित ठीक हो जाएगा, फिर घर आ जाएगा और मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। मेरी मेहनत और प्यार से कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो खबर अगले दिन मुझे सुनने को मिली, मेरे होश उड़ गए। रोहित ने कहा कि अमित हमें छोड़कर चला गया। यह सुनना था कि मैं एकदम से चीखे मार मार कर रो पड़ी थी। मैंने कहा, रोहित यह आप क्या कह रहे हैं? उसको तो बस जरा सी आग लगी थी, उसे कैसे कुछ हो सकता है? वह कैसे मर सकता है? मैं रोए जा रही थी। रो तो रोहित भी रहे थे, लेकिन कहने लगे, आग उसके दिल तक पहुंच गई थी। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की अमित बच जाए, लेकिन अमित से तकलीफ सही नहीं जा रही थी। पूरी रात मेरा भाई दर्द से चिल्लाता रहा, मेरा हाथ पकड़े यही कहता रहा, भाई मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है, मुझे बचा लो। अभी तो मुझे बहन जैसी भाभी मिली थी, वह मेरा कितना ख्याल रखती है। भाभी के साथ जिंदगी जीने में अब मजा आने लगा था। ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत अपना अब मेरे पास आ चुका है। भाभी के आने से पहले तो जिंदगी बेरंग थी।
लेकिन भाभी के आने से ही यह घर घर लगने लगा था। अमित बहुत तकलीफ में था। वह दर्द की वजह से तड़प रहा था और फिर उसकी तकलीफ कम हो गई जब उसकी जान उसके शरीर से अलग हो गई। वह मुझे अकेला छोड़कर चला गया। नेहा, तुम्हें पता है कि इससे पहले मैं तुम्हें ही कसूरवार समझ रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि शायद तुमने ही अमित को किचन में भेजा होगा। लेकिन मरने से पहले अमित ने मुझसे कहा था कि भैया भाभी का ध्यान रखना, वो बहुत अच्छी है। उन्होंने हमेशा माँ की तरह मेरा ख्याल रखा है। सुबह से भाभी भूखी अपने कमरे में बैठी हुई थी और यह मुझसे देखा नहीं गया कि भाभी भूखी है। मैं उनके लिए किचन में चाय बनाने गया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि आग मेरे कपड़ों में लग जाएगी। अगले दिन ही रोहित डेथ बॉडी के साथ घर आ चुके थे। अमित की मौत से रोहित बिल्कुल टूट के रह गए थे और मुझे तो ऐसा लगता था कि यह कोई हकीकत नहीं है, मैं कोई भयानक सपना देख रही हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अमित इस तरह अचानक हमें छोड़कर जा सकता है। यह सदमा हम दोनों पति पत्नी के लिए बहुत बड़ा था। मुझे अक्सर घर में अमित की पुकारने की आवाजें आती थी। मैं भागकर जब उसके कमरे में जाती तो खाली कमरा देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगती। कभी मुझे लगता कि वह हंस रहा है, कह रहा है, भाभी छोड़ो सारे काम, मेरे पास आकर बैठे, मैं आपको चुटकुले सुनाता हूँ। काफी समय लग गया था अमित की याद से उभरने में मुझे। कुछ महीने बाद मैं उम्मीद से हुई थी। रोहित मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन यह पूरा समय भी मैं अमित की याद में रोते हुए ही गुजारती थी। अमित मेरा कुछ नहीं लगता था, उससे मेरा कोई सगा खून का रिश्ता नहीं था। लेकिन शादी के बाद का जो समय मैंने अमित के साथ गुजारा था, वह मेरा सब कुछ बन चुका था। एक दिल से रिश्ता था जो अमित के साथ जुड़ गया था। मैं खुद को कोसा करती कि काश मैं उस दिन उठ जाती और खुद ही नाश्ता बना लेती, तो वह ऐसे ना जलता। अमित आज भी हमारे बीच जिंदा होता। कुछ महीने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया था और अपने बेटे को देखकर मैं हैरान रह गई थी। वह तो बिल्कुल अमित के जैसा था। जब मैं पहली बार अपने बेटे को देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरा बेटा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। वही मुस्कुराहट जैसे अमित की मुस्कुराहट थी। मैंने कसकर अपने बेटे को सीने से लगा लिया था। ऐसा लगता था जैसे अमित वापस हमारी जिंदगी में लौट आया है। बेटे को देखकर मेरे पति रोहित बहुत खुश थे। कहने लगे, इसका नाम तुम अपनी मर्जी से रखना। मैंने कहा, मैं इसका नाम अमित रखना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर रोहित की आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैंने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। मैंने कहा, भगवान ने हमें दूसरा अमित दे दिया है, यही अब हमारे गमों को दूर करेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।